बरसात में कच्चू के पेड़ के नीचे परिवार। हे भगवान, ये बारिश ने तो काम करना दुश्वार कर रखा है। सुबह से खुदाई कर रहा हूँ, मिट्टी है कि थम ही नहीं रही। हम बीज कैसे रोपेंगे? लगता है इस साल भी फसल देखने को नहीं मिलेगी। देखो ना, जो भी थोड़ी बहुत फसल थी सब लगातार बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। रो मत भाई, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है भाई। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ये बारिश तूफान आकर सब तबाह कर देता है। अच्छा, अब घर चल। बारिश में ज्यादा देर भीगने से कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। चलो, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि अपने इलाज के लिए दवाइयां तक खरीद सकूं। साकेत अपने दोस्त के साथ निराश चेहरा लिए खेत से निकलता है। दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी रास्ते में साकेत को एक धनी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ खड़ा दिखता है। सुनो, ये मुखिया का घर कहाँ है? आप कौन हैं? मैं इस गांव का नया जमींदार हूँ। आज ही शहर से आया हूँ। जिसमें मुखिया का पता लिखा था वो पर्ची जरा मुझसे खो गई है। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपको मुखिया जी के घर लिए चलता हूँ। इसके बाद वो सब मुखिया के घर चले जाते हैं। सब घर के अंदर घुसते हैं, पर साकेत बाहर दहलीज पे ही खड़ा रहता है। तब जमींदार, क्या हुआ साकेत, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं ये दहलीज पार नहीं कर सकता हूँ, यही मुखिया जी का नियम है। ये कैसा अजीब नियम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार हैरान होकर सवाल पर सवाल किए जा रहा था। तभी मुखिया वहां आता है। इन गरीबों को मेरी चौखट पार करने की इजाजत नहीं है। मुखिया जी, आप ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। लोग गरीब अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। बेटी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में मत बोलना। हम गांव में नए आए हैं, हो सकता है यहाँ की ये कोई परंपरा हो। माफ करना मुखिया जी, मैं आपकी दहलीज तक आया, अब मैं चलता हूँ। साकेत मन में उदासी लिए वहां से चला जाता है। शाम होती है। साकेत अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी नीतू और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आप आ गए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो, अब तुम्हें क्या कहना है? आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस खेत के काम से परेशान हूँ। ऊपर से मुखिया के ताने। ऐसा लगता है जैसे गरीब होकर मैंने कोई पाप कर दिया है। अब उस कलमुहे मुखिया ने क्या किया? छोड़ना माँ। नीतू, बताओ क्या बात है? हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अब हमें पक्का मकान बना लेना चाहिए। अभी खेती जरा भी नहीं हो रही है। पक्का मकान तो दूर, एक ईंट तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतना बोलकर साकेत चुप्पी साधे अपने कमरे में चला जाता है। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन साकेत की माँ जगी अकेली घर की दहलीज में रात की अंधेरी में बैठी होती है। हे प्रभु, मैं चाह कर भी अपने बेटे को उसके अतीत की बातें नहीं बता पा रही। वो अपने अतीत को कोसता है, पर वो नहीं जानता असल में वो कितने बड़े घराने से है। नीतू की नींद खुलती है और वो भी माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, आप इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खुली हवा में बैठने आ गई। माँ जी, ये रात की बारिश कितनी भयंकर है ना? बारिश मन को सुकून देती है, लेकिन यही बारिश कई गरीबों के मन को अशांत भी कर देती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? ऐसे पहेलियों में बात क्यों कर रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। अब देखिए ना, ये लगातार बारिश के कारण खेती नहीं हो रही है। गोपाल कितने परेशान है, ऊपर से लोगों के ताने। इस गांव में केवल हमारा ही मकान पक्का नहीं है। भगवान, मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। अगर गोपाल को अतीत का सच पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। फिर दोनों सास बहू सोने चली जाती हैं। दिन बीतते हैं, बारिश का कहर और बढ़ता चला जाता है। अब तो खेत में फसल आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं अब इस खेती के काम में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। जब तक बारिश का मौसम है तब तक खेती होने से रही। ऐसे हिम्मत मत हारो मित्र, थोड़ा धीरज रखो। आज नहीं तो कल बारिश रुक ही जाएगी। माफ करना साकेत, मुझे घर भी चलाना होता है।
जा रहा हूं कोई दूसरा काम देखने। मेरी बात मान, तू भी जमीन पर मेहनत करना छोड़ दे। इतना बोलकर साकीत का साथी खेत से चला जाता है। गोपाल उदास होकर वहीं कुछ देर बैठकर खेत देखने लगता है। रात होती है। गोपाल भीगते हुए घर आता है। तब नीतू, आप आ गए। मैंने आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। नीतू, मुझे भूख नहीं है, माँ और तुम खा लेना। भूखे पेट सोएंगे क्या? थोड़ा तो खा लीजिए। जिद मत करो, मेरा मन नहीं है। इतना बोलकर साकीत कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह होती है। नीतू रोटियां पका रही होती हैं। तभी छत के कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। बहू पीछे हटो, तुम्हारे सर पर चोट लग जाएगी। नीतू जल्दी से उठती है और तीनों घर के बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में तूफान और बारिश के कारण साकीत की छोटी सी कुटिया टूट फूट जाती है। भगवान, तू मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है? अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? क्या करूं? आप रोइए मत, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। हाँ बेटा, रो मत। चल मुखिया से कुछ मदद मांगते हैं। उम्मीद तो कम है, पर शायद वो हमारी लाचारी पर थोड़ा रहम दिखा दे। इसके बाद वे लोग मुखिया से मिलने उसके घर चले जाते हैं। उन्हें घर के अंदर देख मुखिया अपने गुस्से से आपा खो देता है। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के भीतर कदम रखने की? मुखिया जी, हम आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। तूफान और बारिश के कहर ने हमसे हमारा घर छीन लिया। हमारी सहायता कीजिए। तुम गरीबों के साथ यही होना चाहिए। इतने साल बीत गए गांव में रहते रहते, आज तक तूने एक पक्का मकान तक नहीं बनाया। तू है ही मनहूस। आपको मुझे जितना कोसना है कोस लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। इस बारिश में मैं अपनी पत्नी और माँ के लेकर कहां भटकूंगा? कुछ तो दया कीजिए। तुम तीनों अपने गरीब कदम मेरे घर से बाहर निकालो। कहीं तुम्हारी मनहूसियत के कारण मेरे घर भी लक्ष्मी आना बंद ना हो जाए। अरे नास पीपे, तुझे मुखिया किसने बनाया? लोगों को पैसों से तोलता है? यही संस्कार है क्या तेरे? हे बुढ़िया, ज्यादा बोल मत, नहीं तो मैं तुम तीनों को गांव से निकाल दूंगा। गांव में रहने दे रहा हूं, इस बात का शुक्र मनाओ। जैसी तेरी हरकत है ना, गरीबों की फुटकर पड़ेगी तुझे। चल बेटा, ये मुखिया से अब हमें कोई मदद नहीं लेनी है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। 3 दिन और 2 रात ऐसे ही भूखे प्यासे बारिश में भीगने के बाद आखिरकार जंगल किनारे एक कच्छू का पेड़ दिखता है। मुझे एक सुझाव आया है। जब तक हमें रहने का कोई सही ठिकाना नहीं मिल जाता, क्यों ना हम इसी कच्छू के पेड़ के नीचे रहें। मुझे भी ये सुझाव सही लग रहा है। फिर वे लोग कच्छू के पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद वे सब वहीं अपना बसेरा कर लेते हैं। हमें ठहरने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? हमारे पास सब्जियां खरीदने के पैसे ही नहीं है। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर जाता हूँ, पर कोई काम नहीं मिलता है। अभी भी मैं काम की तलाश में ही जा रहा हूँ। इतना बोलकर साकेत फटे पुराने कपड़े पहने काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसके जाते ही सास बहू खाना पकाने के जुगाड़ में लग जाती हैं। बहू, जब तक साकेत घर आता है तब तक हमें कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। वही मैं सोच रही हूँ, क्या बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फल खाकर मैं तो ऊब सी गई हूँ। दोनों परेशान होकर सोच ही रही होती हैं, तभी उनकी नजर कच्छू के पेड़ में फली कच्छू की सब्जी पर पड़ती है। बहू ये देखो, पेड़ में कच्छू फली हैं। चलो आज इसी की सब्जी बनाते हैं। अरे वाह, बैठे बिठाए हमें सब्जी मिल गई। आज तो स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी इन सब्जियों से। दोनों मिलकर कच्छू तोड़ती हैं और उसकी सब्जी बनाने में लग जाती हैं। देखती ही देखती सूरज ढलता है, रात होती है। गोपाल कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। माँ, ये देखो, आज बड़े दिनों बाद मुझे मेहनत की कमाई मिली है। वाह जी, आपको काम मिल गया क्या? हाँ, एक भले इंसान ने अपने यहाँ मुझे काम पर रखा है। अब से मैं रोज उनकी यहाँ काम करने जाया करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान करे तेरी सारी मुसीबतें एक पल में दूर हो जाएं और तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। आज बहुत दिनों बाद हम सब के चेहरे पर खुशियां आई है। इसी बात पे हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। इतना बोलकर नीतू खाना परोसती है। वे लोग बड़े दिनों बाद सुकून से खाना खाते हैं। फिर साकीत कहता, वाह नीतू, आज तो तुमने मन खुश कर दिया। ये कच्छू की सब्जी तो बड़ी मजेदार थी। खाना तो आज माँ ने बनाया है। स्वाद का जादू तो माँ के हाथों से आया है।
याद है माँ, पहले तो मुझे कच्चू की सब्जी कितना ज्यादा खिलाया करती थी। आज तो सारी पुरानी याद ताजा हो गई। तुझे कच्चू की सब्जी बहुत पसंद है ना? आज पेट भर के खा, बहुत सारी सब्जी बनी है। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थमती है। सूरज खिला खिला सा गांव में उगता है। सास बहू अच्छे मौसम का मजा लेने के लिए सैर पे निकलती हैं। कितनी दिनों बाद आज मौसम साफ हुआ है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसा हो गया, ऐसा साफ आसमान दिखे। तब नीतू दोनों गांव भर में घूम रही होती हैं। तभी माँ की नजर जमींदार पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं आराम करने जा रही हूँ। अभी तक तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तू सैर कर, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माँ जमींदार के करीब आने से पहले ही वहाँ से भाग जाती हैं। माँ की जाते ही जमींदार अपनी बेटी कजरी के साथ नीतू के पास आता है। अरे बेटी, वो बाहर कौन थी जो अभी तुम्हारे साथ थी? वो तो मेरी सास है। आप उन्हें जानते हैं क्या? पता नहीं क्यों मुझे उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ बाजार कहाँ है? मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। अच्छा, आप ही वो नई जमींदार हैं जो अपनी बेटी के साथ हमारे गांव में रहने आए हैं? हाँ, मैं अभी नया हूं ना, मुझे यहाँ के रास्ते पता नहीं। ऊपर से काम भी बहुत है, समझ नहीं आ रहा बाजार जाऊं या काम करूं। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मैं आपकी बेटी को बाजार लेकर जाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, ऊपर वाला तुम्हें खुशियों से भर दे। नीतू को आशीर्वाद देकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। इसकी नीतू चंपा के साथ बाजार चली जाती है। पूरे दिन खरीदारी करने के बाद शाम को नीतू चंपा के साथ घर लौटने लगती है। तभी चंपा कहती, भाभी, आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। मतलब कि पहले मैं अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, पर मौसम के भयंकर रूप के कारण झोपड़ी टूट गई और हम सड़क पे आ गए। तो अभी आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम सभी कच्छू के पेड़ के नीचे रह रहे हैं। बात करती करती दोनों जमींदार के घर पहुंचती हैं। चंपा नीतू को घर के अंदर लेकर जाती है, जहां नीतू साकीत को देखती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, एक भले आदमी ने मुझे काम पर रखा है। जमींदार साहब ही है वो। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया, ये मेरे साथ बाजार गई थी। उन्होंने खरीदारी में मेरी मदद की, इसीलिए मैं इन्हें चाय पिलाने घर लाई हूँ। अरे नहीं, हम गरीब हैं। आप जैसे बड़े लोगों के घर में चाय पीकर आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं या मेरे पिताजी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर हैं। इतना बोलकर चंपा दोनों के लिए बड़ी प्यार से चाय बनाती है और दोनों के साथ बैठकर पीती है। कुछ देर तीनों बातें करते हैं, फिर नीतू साकेत के साथ निकल जाती है। दोनों घर आते हैं, तब माँ दोनों के ऊपर भड़क उठती है। कहाँ रह गए थे दोनों? मैं कब से तुम दोनों की राह तक रही थी। गुस्सा क्यों हो रही हो माँ? हम दोनों तो जमींदार साहब के घर में थे। वो लोग रईस तो हैं ही, साथ में दिल की भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे थे। और तो और जमींदार की बेटी मुझे भैया मानती है। ऐसा लगता है जैसे वो सच में मेरी बहन हो। तेरी कोई बहन नहीं है, तू मेरा बेटा है, समझा? बहुत हुआ, हम कल सुबह ही इस गांव से निकल जाएंगे। पर क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये तेरी कैसी जिद है माँ? अभी तो बारिश थमी है, खेती का काम फिर से शुरू होने के कगार पे है और तू गांव छोड़ने की बात कर रही है। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त माँ जी? तुम दोनों जमींदार के घर कभी नहीं जाओगे और ना ही उसके आसपास भटकोगे। आखिर तुझे उन भले लोगों से दिक्कत क्या है माँ? मैं हर बात तुझे नहीं बता सकती। या तू मेरी शर्त मान या फिर गांव छोड़ दे। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे उनसे। माँ की गुस्से के आगे दोनों चुप्पी साधे खड़ी होती हैं। दिन बीतते हैं। अब साकीत जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जाता है, जिस कारण पैसों की फिर से तंगी होने लगती है। इसलिए माँ और गंगा कच्छू की सब्जियां बनाकर घर घर बेचने लगती हैं। एक दिन नीतू जमींदार के घर कच्छू की सब्जी बेचने जाती है। चंपा दीदी, जल्दी से सब्जी ले लीजिए, मुझे जाना है। माँ जी को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत भड़केंगी। आपकी सास हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? हम तो कभी मिले भी नहीं। मुझे नहीं पता, कुछ बताती भी नहीं है।
मुझे तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा लग रहा है। आप चाहें तो हम दोनों मिलकर इस राज का पता लगा सकते हैं। आप कल सब्जी लेने के बहाने मेरे यहाँ आना, फिर देखते हैं क्या करना है। इतना बोलकर नीतू चोरी छुपी जमींदार के घर से निकलती है। हो, अगली सुबह नीतू और माँ कच्चू की सब्जी बना रही होती है। तभी चंपा वहाँ आती है। माँ जी, मुझे सब्जी खरीदनी है। सुना है आपके हाथों की कच्चू की सब्जी में जादू है। ए लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे कोई सब्जी वब्जी नहीं मिलेगी, चल भाग यहाँ से। माँ जी ऐसी बात मत कीजिए, ये हमारी ग्राहक हैं और ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। बहू, इसे जल्दी जल्दी सब्जी देकर भगा यहाँ से, मेरा सर घूम रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर संगीत माँ गुस्से में सोने चली जाती है। उनके जाते ही नीतू कहती, चंपा बहन, देखा तुमने, कुछ दिनों से माँ जी का रवैया बदल सा गया है। लगता है तुम्हारी सास मेरे पिताजी को और मुझे बहुत अच्छे से जानती है, पर हैरानी की बात है कि मैं उन्हें नहीं जानती। तब जाकर कोई सुराग हाथ लगेगा। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, पिताजी मेरी राह देखते होंगे। इतना बोलकर चंपा कच्चू की सब्जी लिए अपने घर चली जाती है। रात होती है। चंपा अपने पिता को खाना देती है। खाने में उसने कच्चू की सब्जी भी रखी थी, जिसे खाकर जमींदार कहता, ये कच्चू की सब्जी तो उसकी बनाई हुई है। आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? चंपा, तुम ये सब्जी कहाँ से लाई हो? ये स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जितना इस सब्जी में स्वाद है, उतना ही इसे बनाने वाली के दिल में छल है। पिताजी, हुआ क्या है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। पहले मुझे उस औरत के पास ले चलो, अभी के अभी तुम्हें सब वहीं पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों बाप बेटा बिना एक क्षण की देरी किए कच्चू के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। कहाँ है वो पापी? बाहर निकालो उसे, उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। शोर शराबा सुनकर माँ नीतू और साकेत बाहर निकलते हैं। माँ जमींदार संगीत को देखते ही माफी मांगने लगती है। माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जो किया ममता के मुंह में आकर किया। मेरा बेटा कहाँ है? साकेत ही आपका बेटा है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, ये तेरे असली पिता हैं। मैं इनकी यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं तुझे चुरा कर भाग गई थी। तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। भले ही इन्होंने मुझे मेरे पिता से चुराया, लेकिन इन्होंने मुझे प्यार देने में कभी कमी नहीं की। मैं अब भी इन्हें अपनी माँ मानता हूँ। बेटा तू मेरा, चल मेरे साथ, इस गरीबी से निकल चल। मैं जहाँ भी जाऊंगा अपने परिवार को साथ लेकर जाऊंगा। पिताजी, हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, अब माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है। इस कच्छू के पेड़ ने तो हम सबकी किस्मत ही बदल दी। शायद इसे ही तकदीर का लिखा कहते हैं। सब जमींदार के साथ उसके घर चली गई और खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगी। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।